नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे अप्रैल 2026 का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। कुछ टॉपिक्स आपके सामने लिखे हुए हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण हैं। 4 टॉपिक हैं, चारों ही महत्वपूर्ण हैं। कोई सा भी कभी भी प्रीलिम्स और मेंस में पूछा जा सकता है, किसी भी एग्जाम में ज़रूर कोई ना कोई पूछा जाएगा ये क्वेश्चन तो, ठीक है? तो इसमें अपन चर्चा करेंगे, शेखा झील पक्षी अभयारण्य के बारे में बात करेंगे। देश का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कौन-सा घोषित किया है, ठीक है? संसद का बजट सत्र आयोजित हुआ है, तो क्या-क्या चर्चाएँ हुई हैं, कौन-कौन से विधेयक पारित हुए हैं, ये सब बातें हमें जाननी होंगी। और अगला इम्पोर्टेंट है दल-बदल विरोधी कानून। हाल ही में आपके कुछ राज्यसभा सांसदों ने पार्टी को छोड़कर बीजेपी को जॉइन किया है, इसलिए चर्चा में रहा है, तो हमें पता होना चाहिए कि क्या इसमें संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं और ठीक है, तो इन सब के बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का। तो अप्रैल 2026 का करंट अफेयर सिविल मार्गदर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। लर्न करेंगे, रिवाइज करेंगे और फाइनली अपन ठीक है, चलिए। सबसे पहले बात करते हैं शेखा झील पक्षी अभयारण्य की। तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य क्यों चर्चा में रहा है? क्या इसका इम्पोर्टेंस है? ठीक है? और कहाँ स्थित है? ये सारी बातें हमें पता होना चाहिए। तो हाल ही में इसको 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। सभी को याद होना चाहिए कौन से नंबर का है? 99वां रामसर स्थल है। ठीक है? पहली बात तो ये। अगली बात करेंगे कि ये कहाँ स्थित है? किसने इसकी घोषणा की है? तो 22 अप्रैल 2026 को इसकी घोषणा की गई है और केंद्रीय जो पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, इन्होंने इसकी घोषणा की है। क्वेश्चन अगला इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये हो जाता है, किसने घोषणा की है? तो आपके केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। इनका संबंध राजस्थान से है और ये अलवर से सांसद हैं। ठीक है? तो ये हमें याद रखना है। इस घोषणा के बाद उत्तर प्रदेश में कुल 12 रामसर स्थल हो गए। इसका मतलब ये क्लियर हुआ कि शेखा झील पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश में अभी रामसर स्थलों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या 12 हो गई है? क्योंकि सर्वाधिक तमिलनाडु में है। सर्वाधिक तमिलनाडु में 20 है और उसके पश्चात सेकंड नंबर पर क्या आता है? उत्तर प्रदेश। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में ये संख्या बढ़कर 12 हो गई है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये संख्या कितनी है? राजस्थान में संख्या है 5। राजस्थान में कितने रामसर स्थल हैं? राजस्थान में 5 रामसर स्थल हैं। ये भी बात हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे बात करते हैं झील से संबंधित तथ्य के बारे में। तो शेखा झील की क्या विशेषताएं हैं? शेखा झील एक बारहमासी ताजे पानी की झील है। ठीक है, कहाँ स्थित है? 1852 में ऊपरी गंगा नहर के निर्माण के बाद इसका निर्माण किया गया। तो ऊपरी गंगा कैनाल, अपर गंगा कैनाल के निर्माण के बाद इसका निर्माण किया गया है। तो इसकी स्थिति क्या है? मतलब ये आपके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जिलों के, उत्तराखंड जो स्टेट है उनके बॉर्डर पर इसको मान लीजिए और गंगा की जो दक्षिणी किनारा है वहां से इसका उद्गम होता है। और ये कहाँ स्थित है? ये झील आपके अलीगढ़ में स्थित है। अलीगढ़ यूपी में डिस्ट्रिक्ट है, अलीगढ़ में स्थित है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शेखा झील पक्षी अभयारण्य जो कि जिसे हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया है, कहाँ स्थित है? तो आपकी अलीगढ़ यूपी में ये स्थित है। ठीक है, पारिस्थितिकी महत्व क्या है? शेखा झील सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर स्थित एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये पॉइंट क्या कहता है? सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। जो सेंट्रल एशिया से, मध्य एशिया से जो पक्षी आते हैं, अपने प्रवासी पक्षी भारत में आते हैं, उनके लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। बीच में यहाँ उनका स्टॉपेज है। ठीक है, ये इसका महत्वपूर्ण है। यहाँ सर्दियों में प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करती है। यहाँ आने वाले प्रमुख पक्षी बार हेडेड गूस, पेंटेड स्टॉक और विभिन्न प्रकार की बतखें आती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा इस दौरान हमारे लिए? शेखा झील पक्षी अभयारण्य जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में स्थित है, जिसे हाल ही में 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ उत्तर प्रदेश में रामसर साइट्स की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। इससे के बाद बात करें तो तमिलनाडु में सर्वाधिक 20 रामसर साइट्स हैं और राजस्थान में 5 रामसर साइट। ठीक है, यहाँ तक की स्थिति क्लियर करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जोड़े गए रामसर स्थल, ये 2 रामसर स्थल वो भी हाल ही में जोड़े गए हैं। 99वां तो शेखा झील पक्षी अभयारण्य, इससे पहले 97वें और 98वें नंबर पर ये जोड़े गए। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लेटेस्ट है, लेटेस्ट 3-4 के बारे में हमसे पूछा जा सकता है कि उनको सुमेलित कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन-सा किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ से हमें याद रखना है छारी ढांड गुजरात में स्थित है। स्थान का नाम बेहद महत्वपूर्ण है, याद रखना छारी ढांड। छारी ढांड वो कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये भी क्या है? मौसमी खारे पानी वाली आर्द्र भूमि है और जो बन्नी घास के मैदानों और कच्छ के नमक के मैदानों के बीच स्थित है और मानसून में लगभग 80 वर्ग किलोमीटर तक ये विस्तृत हो जाती है। मतलब मानसून ही है, मानसून के दौरान तो 80 किलोमीटर तक इसका विस्तृत हो जाती है और ये गुजरात में स्थित है, खारे पानी की झील है। ठीक है, अगला बेहद इंपॉर्टेंट जो कि हाल ही में एग्जाम में पूछा गया है, नाम है पटना पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में। ये भी नाम से देखिए, नाम है पटना पक्षी अभयारण्य। ठीक है,
और जैसे ही नाम आएगा पटना पक्षी अभ्यारण्य तो लोग आप जाएंगे बिहार की तरफ, लेकिन बिहार में स्थित नहीं है, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में स्थित है। और उत्तर प्रदेश के कहाँ जिले, किस जिले में है? एटा जिले के जलसर उपखंड में स्थित है। एटा जिला है यूपी में, एटा जिले के जलसर उपखंड है, यहाँ स्थित है आपका पटना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, और लगभग 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जिससे यह उत्तर प्रदेश के सबसे छोटे वन्य जीव अभ्यारण्यों में से एक है। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए देखिए क्या बात है, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत, 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है, और यहां से कह सकते हैं कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्यों में से एक है। तो हमें तीनों याद रखने हैं। हाल ही में जो घोषित किया गया है शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, वो भी आपके कहाँ स्थित है? आपने देखा, अलीगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, और ये आपका एटा जिले में स्थित है। पटना पक्षी अभ्यारण्य छारीढांड गुजरात में स्थित। ठीक है, अब इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा अपन जान लेते हैं। ये तो स्थल थे जिनको हाल ही में घोषित किया गया था। अब सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या जानना हो जाता है कि रामसर क्या है। ठीक है, रामसर कन्वेंशन के बारे में जानते हैं। तो एक क्या है, अंतर सरकारी संधि है। ठीक है, अंतर सरकारी संधि है, 1971 में ये संधि की गई, और कहाँ की गई? ईरान का रामसर शहर है, ईरान के रामसर शहर में इसको आयोजित किया गया था ये सम्मेलन। ठीक है, इसलिए इसका नाम भी क्या रखा गया? रामसर कन्वेंशन इसका नाम रख दिया गया। 1975 में इसको लागू किया गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि रामसर कन्वेंशन कब लागू किया गया? तो 1975 में इसको लागू किया गया। और कब ये संधि आयोजित की गई थी? तो ये 1971 में, रामसर ईरान का शहर है रामसर, यहाँ ये आयोजन की गई थी। क्या पर्पज है इसका? तो ये आर्द्र भूमियों क्या करता है, यह ऐसी आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल घोषित किया जाता है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखती है। किस क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महत्व रखती है? जैसे आपने देखा अभी कि यहाँ ऐसी आर्द्र भूमि जो जिनका इंपॉर्टेंस है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हैं कि सेंट्रल एशिया से यहाँ क्या प्रवासी पक्षी आते हैं, तो उनका एक अलग अपना इंपॉर्टेंस है, इसलिए ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्थलों की पहचान की जाती है और उनको रामसर स्थल घोषित किया जाता है। ठीक है, तो क्या है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है, रामसर अभी समय पर लेख लिखिए। तो हमें लिखना होगा यह एक अंतर सरकारी संधि है जो 1971 में ईरान के रामसर शहर में आयोजित की गई और इसे 1975 में लागू किया गया। और ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्थलों और स्तर पर जो स्थान महत्व रखते हैं उनको रामसर स्थल घोषित किया जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, देखिए विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए कि भाई विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है, तो पेंटानल दक्षिण अमेरिका में है। कौन सा है? पेंटानल जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। ठीक है, अगली बात याद करते हैं यहाँ से, मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। पहले रामसर अभिशमय रामसर कन्वेंशन की बात की गई, 1975 में इसको लागू किया गया। अगला आया मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, 1990 में मॉन्ट्रैक्स स्विट्जरलैंड में इसे अपनाया गया था। ठीक है, ये क्या कहता है? यह उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जिनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। आपने देखा 1971 में रामसर कन्वेंशन के तहत ऐसी आर्द्र भूमियां जिनका इंटरनेशनल नेशनल इंपॉर्टेंस है उनको रामसर स्थल घोषित कर दिया। अब उन जो रामसर स्थल स्थान घोषित कर दिए उनकी सुरक्षा, उनका संरक्षण करने हेतु उनका संरक्षण आवश्यक है। इसलिए अगला जो प्रोटोकॉल हुआ वो क्या हुआ? आपका मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड कब हुआ? 1990 में हुआ, और 1990 में स्विट्जरलैंड में हुआ था ये। और ये क्या करता है? उन रामसर स्थलों की पहचान करता है जिनके संरक्षण हेतु राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्राथमिकता के साथ ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो हमें ये भी याद रखना है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड कब का है? 1990 का। रामसर कन्वेंशन 1971 में आयोजित किया गया और 1975 में इसे लागू किया गया। दोनों बातों को याद रखना है। ठीक है, अब बात आती है आर्द्र भूमियां। आर्द्र भूमियां क्या होती हैं? हमने देखा कि इसमें किन को सम्मिलित किया गया है, रामसर कन्वेंशन में आर्द्र भूमियों को सम्मिलित किया जाता है। तो हमें यह पता होना चाहिए कि आर्द्र भूमि क्या होती है। देखिए, ऐसा स्थान होता है जहां भूमि मौसमी या वार्षिक रूप से, मीठे पानी से, खारे पानी से या मिक्स रूप से हमेशा क्या रहती है? ढकी रहती है। ऐसे स्थानों को क्या कहा जाता है? आर्द्र भूमि कहा जाता है। ये दलदल हो सकता है, ठीक है, मैनग्रोव हो सकता है, कीचड़ युक्त भूमि हो सकती है, तालाब हो सकता है, जलमग्न स्थान, और बिलबोंग नदी की वह शाखा जो आगे चलकर समाप्त हो जाती है उसको क्या कहा जाता है? यहाँ से देख लीजिए, बिलबोंग। राजस्थान में तो ऐसी काफी नदियां हैं जो आगे चलकर उनके जल सूख जाता है, तो बिलबोंग कहा जाता है। नदी की वह शाखा जो आगे चलकर समाप्त हो जाती है बिलबोंग कहलाती है। लैगून, झीलें और बाढ़ के मैदानों सहित विभिन्न रूपों में ये हो सकती है। क्या कहलाती है? आर्द्र भूमि कहलाती है। हमें याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आपके 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अब बात करते हैं, हमने अब तक बात की रामसर कन्वेंशन के बारे में,
मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के बारे में, विश्व के सबसे बड़े रामसर स्थल पेंटागल जो कि दक्षिण अमेरिका में स्थित है, इसके बारे में बात की। अब बात करते हैं भाई भारत के संदर्भ में बात करते हैं। आ जाइए देखते हैं भारत ने इसको कब अपनाया था। जैसे 1975 में ये रामसर कन्वेंशन लागू हो गया था, तो भारत ने कब अपनाया? तो भारत में अब समय 1982 में लागू किया गया। भारत में कब लागू किया गया? अगला क्वेश्चन 1982 में। ठीक है, फिर आर्द्र भूमियों के संरक्षण और प्रबंधन हेतु पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब का है? 1986 का। उसके प्रावधानों के तहत आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2017 को अधिसूचित किया। तो इन जो हमारी आर्द्र भूमि है, इन आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए जो अधिनियम लागू किया गया है वो कब का है? वो 2017 का है। और ये किसके तहत है? आपके पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत इसको लागू किया गया है। किसने लागू किया गया है? पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, और इससे ऊपर जो बेहद महत्वपूर्ण तथ्य है वो यही है कि भाई रामसर जो अभिसमय है, रामसर कन्वेंशन को भारत ने कब अपनाया? 1982 में भारत में ये लागू हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं भाई भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है। हमने देखा भारत में 99 रामसर स्थल हो गए हैं, तो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल सुंदरबन पश्चिमी बंगाल में स्थित है। इस सब के बारे में अपन ज्योग्राफी में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। सबसे छोटा वेमपुर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स जो कि तमिलनाडु में स्थित है। नाम याद रखते हैं, भारत का सबसे बड़ा सुंदरबन, सबसे छोटा बेमपुर आर्द्र भूमि कॉम्प्लेक्स और सर्वाधिक तमिलनाडु में स्थित है। अगला फैक्ट, सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु है। इसकी संख्या लगभग बढ़ के कितनी हो गई है? 20 हो गई है ना। 14 पुराना आंकड़ा है, 20 हो गई है। फिर बात करते हैं हमने मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल आर्द्र भूमि कौन सी है। तो जो रामसर स्थल घोषित हो चुके हैं उनके संरक्षण के लिए जो प्रावधान किए गए हैं वो कहाँ किए गए हैं? मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में। अब उन मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को इंक्लूड किया गया है राजस्थान से, और लोकटक झील मणिपुर, दो स्थान इसमें सम्मिलित हैं। ठीक है, भारत से दो स्थान जो कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड हैं, उनको याद रखना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान और लोकटक झील मणिपुर में स्थित हैं। दोनों ही अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यहाँ से राजस्थान के संदर्भ में बात करें केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। राजस्थान के संदर्भ में जब बात करेंगे तो राजस्थान में रामसर साइट्स कितनी हैं? तो राजस्थान में वर्तमान में 5 रामसर साइट्स हैं। ठीक है, पहली बात करते हैं, पहला राजस्थान का रामसर साइट्स कौन सा है? केवलादेव है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है और 1 अक्टूबर 1981 को इसको रामसर साइट में इंक्लूड किया गया। ठीक है, 1 अक्टूबर आपने देखा 1981 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसकी यह है कि इसको 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया और 1990 में इसको आपके मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड किया गया। ठीक है, तो तीनों हमें याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 1981 में रामसर स्थल घोषित किया गया है, इसको केवलादेव घना पक्षी विहार को 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया गया और 1990 में मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में इंक्लूड किया गया। ठीक है, और यहाँ से अगला है सांभर झील जो कि नागौर जयपुर में स्थित है। कीचन फलौदी, इनको देखो ये हाल ही में इंक्लूड किए गए हैं 2025 में, जून 2025 में इंक्लूड किए गए हैं। कीचन फलौदी जोधपुर और मेनार गांव उदयपुर में स्थित है। ठीक है, और अगला है सिलीसेट झील अलवर में। तो राजस्थान के 5 रामसर साइट्स कौन कौन से हैं? केवलादेव घना पक्षी विहार भरतपुर, इसके अलावा दूसरा आपका सांभर झील, कीचन फलौदी जोधपुर, मेनार उदयपुर और आपका सिलीसेट झील अलवर। ये राजस्थान की 5 रामसर साइट्स हैं। इस तरह से हमने सारे फैक्ट्स देखे किसके बारे में? आपके रामसर कन्वेंशन के बारे में। रामसर कन्वेंशन क्या है, आर्द्र भूमियां क्या है, मॉन्ट्रेक्स प्रोटोकॉल क्या है, इसके बाद सबसे बड़ा विश्व का राजस्थान में कितनी रामसर साइट्स हैं, भारत में इस रामसर कन्वेंशन को कब अपनाया, भारत में टोटल कितने हो गए हैं रामसर साइट्स? 99 हो गए। ठीक है, तो सारे महत्वपूर्ण तथ्य थे, इनके बारे में हमने चर्चा की, बेहद महत्वपूर्ण है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अगला करंट अफेयर का पॉइंट है, देखते हैं देश का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया गया है। डायरेक्ट, ये तो वन लाइनर क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई देश का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया गया है। आपके सामने है लद्दाख, लेह लद्दाख में इसकी स्थापना की गई है। क्वेश्चन यहीं से डायरेक्ट पूछा जाएगा, देश का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ बनाया गया है? लद्दाख में बनाया गया है। सबसे बेहद इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये जानना हो जाता है कि ये जो टर्म आई है पेट्रोग्लिफ, ये पेट्रोग्लिफ क्या होता है? ठीक है, इसको जानना बेहद जरूरी है। तो पेट्रोग्लिफ चट्टानों की सतह को काटकर या उकेर कर जो प्राचीन चित्र बनाए जाते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पहाड़ हो या चट्टान हो, उस चट्टान की सतह को काटकर कोई मूर्ति या चित्र बनाया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको पेट्रोग्लिफ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो यहां से अब याद रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा कि भाई कोई जब टर्म उसकी अर्थ क्या है वो समझ में आ जाता है तो उसको याद रखना थोड़ा सा इजी हो जाता है, अदरवाइज रटना तो है कि पेट्रोग्लिफ संरक्षण जो पार्क है कहाँ स्थापित किया गया है? लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। ठीक है,
लेह लद्दाख में स्थापित किया गया है। तो लद्दाख के उपराज्यपाल थे विनय कुमार सक्सेना ने इस पार्क की आधारशिला रखी है, कोई बात नहीं। स्थान कहाँ? लेह लद्दाख में कहाँ? सिंधु नदी के किनारे, सिंधु घाट है लेह लद्दाख में। लेह लद्दाख में सिंधु नदी के किनारे सिंधु घाट पर इसकी स्थापना की गई है। और इसके संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और अवलेखाकार पुरातत्व संग्रहालय विभाग के बीच एक एमओयू हस्ताक्षर किए गए हैं। इसकी साझेदारी कौन कौन है? एक तो आपका एएसआई है और दूसरा आपका अभिलेखाकार पुरातत्व और संग्रहालय विभाग। इन दोनों के मध्य इसके लिए एक एमओयू घोषित हुआ है, हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, अब आपने देखा कि ये संरक्षण पार्क यहाँ क्यों बनाया गया है? सिंधु घाट लेह लद्दाख के किनारे, क्योंकि लद्दाख में सिंधु और जो जास्कर नदियां हैं उसके किनारे लगभग 400 पेट्रोग्लिफ स्थल पाए जाते हैं। बड़े नंबर में यहाँ स्थल स्थित है, लगभग 400 पेट्रोग्लिफ स्थल यहाँ पाए जाते हैं लेह लद्दाख में इस सिंधु और जास्कर नदियों के किनारे पर, जिससे यह क्षेत्र दक्षिण और मध्य एशिया के, सेंट्रल एशिया के समृद्ध शैल कला क्षेत्रों में शामिल है। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि भाई देश का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? आपके लद्दाख में स्थापित किया गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, अगला इंपॉर्टेंट है हमारे लिए दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। ठीक है, नाम से क्लियर है कि मतलब वे लोग या वे राजनेता जो पार्टी चेंज कर देते हैं, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, चाहे किसी भी पार्टी को छोड़कर अन्य किसी भी पार्टी में। ठीक है, कोई बात नहीं। तो वो क्या कहलाता है? दल बदल कहलाता है। ठीक है, अब ये दल बदल का विरोध करता है। ठीक है, दल बदलने का विरोध करता है, कब विरोध करेगा और कब दल बदल को उचित माना जाएगा, ये हमें समझना सबसे। तो देखिए, और ये कानून कब लागू किया गया, किस संविधान संशोधन में है के तहत लागू किया गया है, किस अनुसूची में है, ठीक है, और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए, ये सारी बातें हमें जाननी होंगी। तो दल बदल विरोधी कानून का उद्देश्य निर्वाचित जो प्रतिनिधि है उनको पार्टी बदलने से रोकना है। नाम के लिए दल बदल, दल नहीं बदलना है। ठीक है, तो ये जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको पार्टी बदलने से रोकना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट लाइन हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? इसके तहत संविधान में 10वीं अनुसूची शामिल की गई। तो आपके 52वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में किया गया और इसके तहत 10वीं अनुसूची 10th शेड्यूल को इंक्लूड किया गया है। और कब किसने लागू किया? तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी की सरकार ने इसको लागू किया। तो दोनों पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि दोनों, इनको हमें याद रखना है भाई कि जो दल बदल विरोधी कानून है वो 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1985 में इसको जोड़ा गया। कहाँ जोड़ा गया? इसके तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसी में इसको ऐड किया। ठीक है, तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी की सरकार ने इसको लागू किया। अब बात ये आती है, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है दल बदल किसे माना जाता है? तो किसी सांसद या विधायक को निम्न स्थितियों में अयोग्य ठहराया जा सकता है। देखो, कब अयोग्य ठहराया जाएगा? दल बदल का विरोध कब किया जाएगा? कि यदि वह स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, चुनाव लड़ा, निर्वाचित हुए और आने वाले समय में किसी कारणवश या धन की लालसा के चक्कर में और उसने अपनी पार्टी छोड़ी, यदि वह स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे तो ये अयोग्य ठहराया जाएगा। यदि वह पार्टी विहिप के विरुद्ध मतदान करे या मतदान से अनुपस्थित रहे, या तो वो पार्टी विहिप होती है, पार्टी के जो नियम कानून होते हैं उसको क्या कहता है? पार्टी विहिप कहा जाता है। उसके विरुद्ध मतदान करे या मतदान से अनुपस्थित रहे। निर्दलीय सदस्य अगर किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा। मनोनीत सदस्य नामांकन के 6 माह बाद किसी दल में शामिल हो जाए तो उसे दल बदल की कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है, तो ये दल बदल की स्थिति है कि भाई स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ दे, विहिप का पालन ना करे, अनुपस्थित रहे मतदान करने से, निर्दलीय सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाए, या फिर मनोनीत सदस्य नामांकन के 6 माह बाद किसी दल में शामिल हो जाए, तो ये दल बदल की स्थिति बताई गई है। अब इस दल बदल उचित है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? अगर लोकसभा की बात है तो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा, और राज्यसभा की बात है तो राज्यसभा में सभापति इसका निर्णय करेगा। तो हाल ही में जैसे राज्यसभा में गए हैं आपके साथ राज्यसभा सांसद, किसमें शामिल हुए? भाजपा में शामिल हुए हैं, तो उनको उनका निर्णय किसने किया? उनका निर्णय राज्यसभा के सभापति जी ने इसका निर्णय किया है। ठीक है, अब इसमें प्रावधान क्या किया गया है? देखो, 21वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। आपको पता है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा इसको जोड़ा गया और फिर इसमें 21वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। क्या संशोधन किया गया? पहले इसमें 1/3 सदस्य का प्रावधान था कि भाई पार्टी के एक निर्वाचित जो सदस्य हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं, वो कुल सदस्यों के अगर 1/3 सदस्य छोड़ के शामिल होते हैं, 1/3 सदस्य अलग होकर दल बना सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? स्प्लिट
कहा जाता था, स्प्लिट कहा जाता था, ठीक है। और 91वें में संविधान संशोधन को इसे के तहत इसको समाप्त कर दिया था। इसका मतलब क्लियर बात यह है कि पहले 1/3 सदस्य अगर छोड़ के जा रहे हैं, किसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं या फिर नया दल बना रहे हैं, तो 1/3 सदस्य बना सकते हैं। इस 1/3 को समाप्त कर दिया गया। अब केवल 2/3 सदस्यों की विलय को मान्यता दी गई है। 1/3 से बढ़ाकर वो कितना कर दिया है? 2/3 कर दिया है। आपको पता है आपके राज्यसभा में 10 सदस्य थे, 10 में से 2/3 जाएंगे तो ये लोग कितने हो जाते हैं? 6 पॉइंट समथिंग हो जाते हैं और वो कितने लोग गए हैं? 7 सही गए हैं, इसलिए राज्यसभा में वो मान्यता दी गई है, ठीक है। अब इस कानून का महत्व देखिए, राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने में सहायक है, खरीद-फरोख्त और अवसरवादी राजनीति को रोकेगा, पार्टी अनुशासन को मजबूत करता है। तो क्वेश्चन यहाँ से 10 नंबर में या 5 नंबर में हमसे ऐसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि भाई दल बदल विरोधी कानून क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में 10वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। और अगला जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत इसमें प्रावधान किया गया है कि 2/3 सदस्यों के विलय को क्या मान्यता दी गई है, ठीक है। 2 पॉइंट हमारे प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग महत्वपूर्ण है, ठीक। चलिएगा, अब बात करते हैं संसद का बजट सत्र आयोजित किया गया है हाल ही में 1 फरवरी 2026 को भारत का बजट पेश किया गया, ठीक है। तो देखिए संसद का बजट सत्र 28 जनवरी 2026 को ये बजट सत्र शुरू हुआ था। 28 जनवरी 2026 को बजट सत्र शुरू हुआ और तब 1 फरवरी को आपका बजट पेश किया गया। लोकसभा और राज्यसभा को 18 अप्रैल 2000 अब क्या हुआ है, ये बजट सत्र खत्म हुआ है, तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों को 18 अप्रैल 2026 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया है, ठीक है। और यहाँ से बात करें तो ये जो आपका बजट सत्र है, केवल कितने दिन चला है? 81 दिनों तक ये चला है और 31 बैठकें इसमें आयोजित की गई। 81 दिनों में 31 बैठक आयोजित की गई, सामान्य बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बेहद हमारे लिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है और क्वेश्चन वहां से पूछा भी जाता है कि भाई बजट सत्र के दौरान कितने विधेयक पारित किए गए? कुछ इस तरह का क्वेश्चन अक्सर करके हमसे पूछा जाता है, ठीक है। संसद की उत्पादकता की बात करें तो लोकसभा की उत्पादक रही लगभग 93% और राज्यसभा की उत्पादक रही है लगभग 110%। 110% उत्पादकता रही है, इसका मतलब यहां से ये क्लियर है कि जो समय है राज्यसभा का सदस्य है उससे अधिक राज्यसभा में चर्चा की गई है, ठीक है। तो लोकसभा की उत्पादकता 93% है, राज्यसभा की उत्पादकता 110% है। राष्ट्रपति का अभिभाषण हुआ है। वर्ष का पहला सत्र था। आपको पता है वर्ष के पहले सत्र में या फिर चुनाव के पश्चात जो पहला सत्र आयोजित किया जाता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो वर्ष का पहला सत्र होने के कारण राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) के तहत दोनों सदनों को संबोधित किया। तो राष्ट्रपति का अभिभाषण किस 87 और 87 आर्टिकल आर्टिकल 87(1) में इसका प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण का, ठीक है। तो याद रखना है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण आर्टिकल नंबर किससे संबंधित है? 87(1) के तहत इसमें प्रावधान किया गया है, ठीक है। फिर अगला सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए ये थी, यहाँ से क्वेश्चन करंट अफेयर का बनता है। संसद के दोनों सदनों ने द्वारा पारित 9 विधेयक है। अब वो कौन कौन से हैं? ये औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन अधिनियम 2026 है। विनियोग विधेयक लागू जारी किया गया था क्योंकि बजट पारित हुआ है तो बजट की मांगों को लागू कराने के लिए ये क्या होता है? विनियोग विधेयक लाया जाता है। फिर आता है आपके ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 है। विनियोग विधेयक अगला संख्या 2 है। वित्त विधेयक लाया गया और दिवालियापन और दिवालिया संहिता संशोधन विधेयक 2026 है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन का विधेयक है, जन विश्वास विधेयक है और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। एक बार फिर से सभी नामों को रिवाइज करते हैं, हो सकता है क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछ लिया जाए कि कौन कौन से इसमें पारित किए गए हैं, ठीक है। तो औद्योगिक संबंध संहिता है, विनियोग विधेयक है, आपका वित्त विधेयक है, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से दिवालियापन और दिवालिया संहिता है। इसके बाद बात की आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन की, जन विश्वास विधेयक और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। इस प्रकार से ये 9 विधेयक पारित किए गए, ठीक है। तो चारों महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिसके ऊपर हमने चर्चा की। आगे फिर कुछ टॉपिक्स के साथ फिर मिलेंगे, ठीक है। आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। धन्यवाद।